नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के समय पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। ठीक है, तो ये एक रिव्यू वीडियो भी है कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर पूरा करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है, और साथ में आपको क्विज़ भी इसका मिल जाएगा जल्द ही, थोड़ा समय लगेगा। तो आप ये एक रिव्यू वीडियो भी है ताकि आप देख लें कि चैनल पर किस तरीके से पूरा चैप्टर कराया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा वीडियो है और इसमें छोटा सा थोड़ा सा चैप्टर को डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। स्वतंत्रता के समय पर भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता के समय में भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, और जिसका जो अध्ययन है वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, अब भारत की अर्थव्यवस्था की दशा को जानने के लिए हमको इन 6 क्षेत्रों की दशा के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन 6 क्षेत्रों के ऊपर ही निर्भर करती थी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके हम लोग जो है इन सभी क्षेत्रों के बारे में, इन सभी क्षेत्रों की दशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ पहला जो पॉइंट है या पहली जो क्षेत्र है देश की जनगणना की रूपरेखा, इसके बारे में ही सिर्फ जानने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सभी के बारे में बता देता हूँ आपको कि पहला क्षेत्र है हमारा देश की जनगणना की रूपरेखा कैसी थी। दूसरा क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र था वो किस प्रकार का था उस समय पर। औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार का था। व्यावसायिक ढांचा किस प्रकार का था। भारतीय विदेशी व्यापारिक जो दशा थी वो किस प्रकार की थी। आर्थिक एवं सामाजिक आधारित जो संरचना थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र हैं 6 के 6। तो आगे चलते हैं। पहला जो हमारा क्षेत्र था जनगणना की रूपरेखा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान में जनगणना की रूपरेखा किस प्रकार की थी वो हम इसमें जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा जन्म दर तथा मृत्यु दर। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर में जो है दोनों ही बहुत ऊंचे थे। ठीक है, और जन्म दर जो थी 48 प्रति हज़ार थी और मृत्यु दर जो थी 40 प्रति हज़ार थी। यानी कि जो मुख्य कारण था वो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार की थी? बहुत ऊंची थी। ठीक है, इसमें बोला गया कि जन्म दर जो थी वो 48 प्रति हज़ार थी, मतलब कि 1000 व्यक्तियों पर 48 लोगों का जन्म। ठीक है, लेकिन जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 1000 लोगों पर 40 लोगों की मृत्यु। तो 48 लोग अगर 1000 लोगों पर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 40 लोग मर भी जा रहे हैं। 1000 लोगों पर 40 लोग मर भी रहे हैं। तो जो जन्म दर और जो मृत्यु दर थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। ठीक है, और इस स्थिति का जो मुख्य कारण है वो दिया जाता है शिक्षा को, और शिक्षा की जो सुविधाएं थी और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी उसका। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी किस समय पर, जिस समय पर अंग्रेज़ भारत में थे और अंग्रेज़ जो है राज कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, और जिस समय अंग्रेज़ छोड़कर हम लोग गए थे, हम लोगों को उस समय की बात की जा रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि शिशु मृत्यु दर किस प्रकार की थी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि शिशु किसे बोलते हैं। तो 1 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग शिशु बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो दर थी किसकी, शिशु मृत्यु दर की, यह भी बहुत ही ऊंची थी। कैसी थी? यह जो है लगभग 218 प्रति हज़ार थी। मतलब कि 1000 बच्चों पर जो है 218 बच्चे मर जाया करते थे। किस कारण से? स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक से अच्छे से ना होना, ये परेशानी थी इन सभी चीज़ों की। आगे चीज़ है कि जो जीवन प्रत्याशा थी वो कैसी थी। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं कि अभी जो उम्र है व्यक्ति की वो 60 वर्ष है। ठीक है, पहले होता है कि 100 साल तो लोग जीते थे, अभी 60 साल तक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से एक जो एज हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी एज तक लगभग व्यक्ति जिएगा। अब सभी व्यक्ति इतने साल तक नहीं जिएंगे, कोई कम जीते हैं कोई ज़्यादा जीते हैं, तो उसका जो है एक एवरेज निकाला जाता है, वही हमारा जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय पर एक व्यक्ति जो है औसतन जीवन की अवधि जो है उसकी केवल 32 वर्ष होती थी।
इसका कारण जो था स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, क्योंकि बीमारियां लोगों को लग जाती थीं और ठीक नहीं हो पाते थे, तो कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा लोग मर जाया करते थे। कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो ज़्यादा जी पाते थे, तो उसका एवरेज जो था वो 32 वर्ष था, कि 32 वर्ष तक ही ज़्यादातर लोग जी पाते थे। चौथा पॉइंट है हमारा कि साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है, साक्षर क्या होता है? देखिए, वे लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साक्षर। ठीक है, जो व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो साक्षर होता है। तो इसी से हम लोग साक्षरता दर भी देख रहे हैं क्या होती है। तो साक्षरता दर में क्या है कि लगभग 16% थी, मतलब कि 100% में से मात्र 16% लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। यह भी जो है ना एक सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की एक निशानी होती है। जो व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानेगा तो सामाजिक और आर्थिक जो एक पिछड़ापन हो जाता है, और आप जो है पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो है बीच में खाई बंदी चली जाती है, एक अनपढ़ लोगों के बीच में और पढ़े लिखे लोगों के बीच में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो हमने ये पहला पॉइंट डिस्कस किया है, ये पूरा पहला पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, हम बात उस समय की कर रहे हैं जिस समय पर भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, और जब अंग्रेज हमें छोड़कर जा रहे थे, जब स्वतंत्रता मिलने का समय था, उस समय की बात है, ठीक है। जब अंग्रेज़ हमारे देश पर नहीं आए थे, उस समय पर कहा जाता है कि भारत की जो साक्षरता दर थी वो 99%, 98% इस प्रकार की थी, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी बहुत अच्छी थी। क्योंकि उस समय पर आयुर्वेद का प्रयोग होता था, और गांव-गांव और हर जगह पर एक वैद्य, 2 वैद्य, 3 वैद्य हुआ करते थे, और मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आप समझ गए होंगे इस रिव्यू वीडियो में कैसा था, क्या था। कुछ कमी लगे तो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।